लेकिन मेरा ये मानना है कि जनता ने उन सब चीज़ों को याद रखा वोट देते समय जो उन्होंने 5 साल 10 साल भोगा है। और आम जनता भी चाह रही है कि इस बार है ना, जो बीजेपी सरकार है 18 साल से काबिज है, उसके प्रति भी रोष है। तो जनता भी कहीं ना कहीं सोच रही है कि इस बार बदलाव होना चाहिए। ये बागेश्वर धाम और पंडोखर सरकार ये गरीब जनता को भावनाओं से खिलवाड़ करके लाखों रुपए ने इकट्ठे कर लिए हैं। ये क्यों घोषणा नहीं कर रहे कि फला सीट से फला जीतेगा और फला सीट से फला जीतेगा। मैंने तो सिर्फ ये मान करके वोट दिया है कि जो भी जनप्रतिनिधि हमारा जीतेगा उससे हमें निकट भविष्य में किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं आनी चाहिए। शिवपुरी विधानसभा के चुनाव हो चुके हैं, बल्कि पूरे मध्य प्रदेश में चुनाव हो चुके हैं। शिवपुरी में 5 विधानसभाएं हैं। मतदान 80% के लगभग रहा है और बड़ा शांतिपूर्ण चुनाव यहाँ हुआ है। तो हम इसका विश्लेषण करने जा रहे हैं और विश्लेषण के लिए हमारे पत्रकार साथी यहाँ मौजूद हैं। एक एक करके हम उनसे पूछेंगे कि मुद्दों की क्या स्थिति रही है या हवाई बातें ज़्यादा चली हैं, किस पार्टी के कितने विधायक जीत सकते हैं और अन्य जनता को, मतदाताओं ने, प्रत्याशियों ने जनता को किस तरह से प्रभावित किया है। अशोक जी, आप यहाँ के वरिष्ठ पत्रकार हैं और पैनी नज़र रखते हैं अपने राजनीति में। तो आप चुनाव हो चुके हैं और मत प्रतिशत बहुत अच्छा रहा है, सीपी में 80% के लगभग रहा है। तो ऐसे में कई लोग बड़े हुए प्रतिशत को मानते हैं कि जो सत्ताधारी दल है उसके विरुद्ध जा रहा है। आप क्या मानते हैं? नहीं, लगभग पिछली बार 2018 में 75% मतदान हुआ था। इस बार भी शिवपुरी विधानसभा क्षेत्र में लगभग इतना ही मतदान हुआ है। कुल मिलाकर के 2% ज़्यादा हुआ है, जिसमें पिछोर विधानसभा क्षेत्र में 85% से अधिक मतदान हुआ है। इसलिए कोई ऐसा ज़्यादा मतदान नहीं है जो प्रभावित करने की स्थिति में हो। और जहाँ तक आप परिणाम की बात समझते हैं, मेरा ये मानना है कि जो परिणाम है वो या तो 2018 जैसे होंगे या मार्च 2020 जैसे होंगे। 2018 में भारतीय जनता पार्टी को 2 सीटें मिली थी और कांग्रेस ने 3 सीटें प्राप्त की थी। लेकिन 2020 में भारतीय जनता पार्टी की सीटों की संख्या 2 से बढ़कर 3 हो गई थी और कांग्रेस 2 पर आ गई थी। तो इस बार भी मुझे ऐसा ही लगता है कि 2-2 सीट कांग्रेस और बीजेपी दोनों जीतेंगी और एक सीट एक ऐसी है जो कांग्रेस भी जीत सकती है और भारतीय जनता पार्टी भी जीत सकती है। सीटों का नाम बताएंगे कि कौन सी कांग्रेस जीत सकती है, कौन सी भारतीय जनता पार्टी? मेरे हिसाब से शिवपुरी और पिछोर ये बीजेपी जीत सकती है। और जहाँ तक कांग्रेस का सवाल है तो कांग्रेस की सबसे सुरक्षित सीट मेरे हिसाब से पौरी है और करेरा में भी कांग्रेस जीत सकती है। और जहाँ तक कोलार सीट का सवाल है, कोलार सीट का परिणाम किसी भी ओर जा सकता है। कोलार सीट का परिणाम किसी भी ओर सकता है। परवेज जी, आप भी लगातार पूरे क्षेत्र में दौरे करते रहते हैं और बड़ी अपनी पैनी नज़र रखते हैं। क्या संभावना लग रही है अब आपको, क्योंकि मतदान हो चुका है और लगभग 80% मतदान अपने पूरे ज़िले में रहा है 5 विधानसभा सीटों पर। तब परिणाम के रूप में आप क्या देखते हैं? या मुद्दे हावी रहे हैं, लाडली बहना योजना हावी रही है या बेरोजगारी भ्रष्टाचार हावी रहा है, क्या समझते हैं? चुनाव से पूर्व जब चुनाव की अधिसूचना जारी नहीं हुई थी उससे पहले तक तो विकास बड़ा मुद्दा था। लेकिन जैसे जैसे चुनाव में प्रत्याशी सामने आने लगे तो एक जातिगत मुद्दा के समीकरण और पार्टियों ने भी वो जातिगत पर जोर दिया। समाज, जाति, अन्य मुद्दों को छोड़ दिया गया विकास के। लेकिन मेरा ये मानना है कि जनता ने उन सब चीज़ों को याद रखा वोट देते समय जो उन्होंने 5 साल 10 साल भोगा है। और ख़ास बात ये है कि अपन बात करें बीजेपी अपने 5 सीटों की, शिवपुरी की, तो हम लोग भी इलाके में घूमे हैं तो कहीं ना कहीं एंटी इनकम्बेंसी बीजेपी को लेकर थी। क्योंकि कुछ जगह प्रत्याशी रिपीट हुए हैं, जैसे कोलारस में बीजेपी के प्रत्याशी जो रहे महेंद्र सिंह यादव, वो पूर्व में भी लड़ चुके हैं। और यादव समाज में ये क्या है कि एक मैसेज था कि है ना, सारी सुविधाएं, सारे पद इन्हीं को मिलते हैं। और बेना सिंह जिस उस पर लड़े हैं कि उनका आखिरी चुनाव है, एक सिंपैथी थी उनके साथ में और नया चेहरा थे, क्योंकि अभी तक वो विधानसभा लड़े नहीं थे। तो कहीं ना कहीं कोलास मजबूत है कांग्रेस के लिए। अगर बात करें पौरी की तो त्रिकोणीय मुकाबला रहा। अगर धाकड़ वोट बढ़ जाते हैं बीएसपी और है ना बीजेपी के बीच तो कैलाश कुशवाहा कांग्रेस की तरफ से विनर हो सकते हैं। अब पिछोर की बात करते हैं तो पिछोर में भी मुकाबला तो तगड़ा है, चूँकि प्रीतम लंबे समय से वहाँ घूम रहे हैं। युवा टीम जो लोधी की है वो उनके साथ घूमती रही है। तो एक जो साउंड होता है वो बीजेपी के पक्ष में है, लेकिन जो चुनाव हुआ है वो काफ़ी आसपास का नतीजे तय करेगा, नज़दीकी है। और करेरा तो स्पष्ट है कि करेरा में अगर
एक जाति समुदाय से जब प्रत्याशी आते हैं अपने प्रयागीलाल जाटव, उनका वोट बैंक बहुत बड़ा होगा, तो वो तो समर्थन उन्हीं को जाना है। और कहीं रावतों का झुकाव और हो गया तो एक तरफा सीट निकल जाएगी। लगभग मेरा ये मानना है कि 5 सीटों पे अगर बात की जाए तो 4-1 का समीकरण बन रहा है कांग्रेस का। 4 कांग्रेस के लिए, 1 चुनाव बीजेपी के लिए। में जातीय आधार ज़्यादा मजबूत देख रहे हैं वनस्पत मुद्दों के। जी सौरभ जी, आप क्या देख रहे हैं, मुद्दे हावी हैं या जातीयता हावी है? और मुद्दे हावी हैं तो कौन से मुद्दे हावी हैं और वो किस पार्टी के लिए लाभ या नुकसान पहुंचा रहे हैं? देखिए, मैं सीधे सीधे तो आपको नहीं बता सकता कि भारतीय जनता पार्टी भारी रहेगी इस चुनाव में या कांग्रेस भारी रहेगी, लेकिन संकेत के आधार पर जो अभी जानकारियां मिल रही हैं और जो हमने पिछले दिनों देखा है, उसके आधार पर हम ये कह सकते हैं कि परिवर्तन जनता की मांग है और परिवर्तन होना चाहिए, और परिवर्तन जनता के हित में भी है। क्योंकि हम देख रहे हैं 18 साल से लगातार एक ही पार्टी की सरकार बनी हुई है। सरकार एक ही पार्टी की होने के बावजूद भी जिस तरह का निराकरण होना चाहिए था जन समस्याओं का, उस तरह का निराकरण हमें देखने को नहीं मिला। जब हम जन सुनवाई में जाते हैं तो वहाँ अलग अलग प्रकार की समस्याएं लेकर लोग आते हैं और अपनी शिकायतें दर्ज कराते हैं। उन समस्याओं का निराकरण सालों साल नहीं होता, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार लोग आते हैं। तो उम्मीद हम ये करते हैं जब अगर जन सामान्य की समस्या का निराकरण नहीं होता कि वो जन सामान्य सत्ता बदल देगा। लेकिन इस चुनाव में कहीं ना कहीं 2-3 फैक्टर ऐसे रहे हैं जिन्होंने चुनाव को प्रभावित किया है। हम चाहे लाडली बहना की बात कर लें, मतदान से पहले लाडली बहना का पैसा खाते में आना, ठीक है, लीगली आया, अच्छी बात है, लेकिन चुनाव को कहीं ना कहीं उन्होंने प्रभावित किया। किसानों के खाते में भी पैसे आए, वहाँ भी चुनाव प्रभावित हुआ। चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश जानबूझकर की गई या जानबूझकर नहीं की गई, ये तो अंदाज़ा लगाने वाली बात है और लोग खुद भी जान सकते हैं, समझ सकते हैं। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि जो वोटिंग का प्रतिशत बढ़ा है, मेरा ऐसा मानना है ये कंपटीशन में वोटिंग का प्रतिशत बढ़ा है। क्योंकि कुछ लोगों को जहां ये लगता है कि सरकार अगर यही रहेगी तो हमारे खातों में पैसे आते रहेंगे, मतदान उन्होंने भी किया है, लेकिन वहीं कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि समस्याओं का निराकरण नहीं हो रहा, प्राथमिक आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं हो रही, बिजली, पानी, सड़क, यातायात, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार जैसी चीज़ बुनियादी ज़रूरतें मुहैया नहीं हो पा रही अभी आम लोगों को। उन्होंने अगेंस्ट मतदान किया है सत्ताधारी दल के, जिसे हम कहेंगे कि एंटी इनकम्बेंसी में बहुत मतदान हुआ है। बात करते हैं सबसे पहले शिवपुरी सीट की। तो शिवपुरी विधानसभा क्षेत्र में जातिगत समीकरण भी हावी रहते हैं, ऐसा माना जाता है। मैं मान लेता हूं कि जैसा कि कहा जा रहा था कि जातिगत आधार पर बीजेपी को 80% वोट एक जाति विशेष का मिला है या मिलेगा, तो वो मान लेती हैं। लेकिन अन्य जातियों का आप क्या करेंगे? कोई जातिगत समीकरणों के आधार पर मात्र चुनाव नहीं जीत सकता। सबका साथ, सबका विकास, हर दल को लेकर चलना होगा। इसलिए जो हवाई बातें चल रही हैं कि 25,000 से फला प्रत्याशी चुनाव जीत रहे हैं, 20,000 से फला प्रत्याशी चुनाव जीत रहे हैं, ये सारी बातें बेईमानी हैं। शिवपुरी विधानसभा क्षेत्र में स्थिति बहुत ही टकराव वाली है, और टकराव वाली जब अंतर ऐसा होता है ना, 5-7 हज़ार वोट का अंतर होता है, आपको लगता है कि कोई एक विशेष पार्टी चुनाव जीत सकती है, तब आप खुलकर 5-7 हज़ार वोट के अंतर को कह नहीं सकते। क्योंकि 5-7 हज़ार वोट की ऐसे काउंटिंग नहीं हो सकती एक आकलन के आधार पर, और गणना भी नहीं की जा सकती। तो ये 3 तारीख को पता चलेगा कि शिवपुरी विधानसभा क्षेत्र में क्या होने वाला है। कोलारस की स्थिति रही तो कोलारस की से जो हवाएं आ रही हैं, कोलारस विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस के पक्ष में हवाएं आ रही हैं, और प्रदेश भर में जो एक बदलाव की बात चल रही है, बदलाव की मानसिकता चल रही है, तो ऐसा माना जा सकता है कि कांग्रेस प्लस में रहने वाली है। अगर अनुपातिक तौर पर देखें तो शिवपुरी में, पूरे ज़िले में, चाहे हम करेरा की बात कर लें या पोहरी की बात कर लें, पोहरी में भी कैलाश कुशवाहा जो है उनका त्रिकोणीय मुकाबला है। और बीजेपी प्रत्याशी की अगर हम पोहरी में बात करें तो प्रत्याशी के रिश्तेदारों के भी कई सारे मामले सामने आए थे चुनाव में, जिन्हें उछाला गया लोगों की तरफ से, विरोधियों की तरफ से, और कहीं ना कहीं वो विषय तो बना ही बना है। तो आम जनता सब कुछ देखती है, समझती है, अब इतना आसान नहीं होता। मैं मान लेता हूं कि हाँ, लाडली बहना ने इम्पैक्ट किया होगा, और हम ये भी मान लेते हैं कि किसानों के खाते में जो पैसे आए उससे भी इम्पैक्ट पड़ा होगा। लेकिन आम जनता भी आंख बंद करके नहीं बैठी हुई है, कहीं ना कहीं उसे भी लगता है कि जब उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं होती तो वो बटन दबाकर जवाब देती है। चलिए, सौरभ जी का बहुत साफ कहना है कि आम जनता की भी पत्रकारों की तरह आंखें खुली हैं और वो एकदम आंख मूंद के या किसी लालच में आके वोट नहीं देती। जातीयता का बाहुल्य भले ही किसी प्रत्याशी के पक्ष में हो, लेकिन एक जाति के बल पर उसका जीतना लगभग मुश्किल है। मनोज जी, आप
क्या कहेंगे, क्या मुद्दागत राजनीति चली है, मतलब मतदाता की मानसिकता चली है, या जो लुभाने की कोशिश की गई है वो बात चली है? चुनाव से पहले तो मुद्दे थे, लेकिन इसके बाद लोग बागों ने या जो राजनीतिक दल हैं उन्होंने आम जनता को लुभाने के काफ़ी प्रयास किए गए हैं। कई जगह से खबरें भी आई हैं कि शराब भी बांटी गई है, पैसा भी बांटा गया है। कई जगह से ये भी खबरें आई कि नेताओं के पैसे नहीं झेले आम जनता ने। तो इससे लगता है कि कई बदलाव है और आम जनता भी चाह रही है कि इस बार है ना, जो बीजेपी सरकार है 18 साल से काबिज है, उसके प्रति भी रोष है। तो जनता भी कहीं ना कहीं सोच रही है कि इस बार बदलाव होना चाहिए और बदलाव होना ज़रूरी है, क्योंकि एक सरकार के रहते रहते लोगों की समस्याओं का ना तो निदान हुआ है, ना उनका निराकरण हुआ है, और जनता भी भ्रष्टाचार और उससे काफ़ी परेशान है। महंगाई भी एक मुद्दा है जिससे भी लोग बागों ने गंभीरता से लिया है। और यहाँ तक कि वायदे भी बहुत किए गए, 500 रुपये का सिलेंडर, 400 रुपये का सिलेंडर, लाडली बहनों के खाते में भी पैसे डाले गए जिससे कि चुनाव प्रभावित हो सके। लेकिन लोग बागों ने इन मुद्दों को भी नज़रअंदाज कर कई लोगों ने नेगेटिव मतदान भी किया है। चलिए, नेगेटिव भी मतदान हुआ है लाभ देने के फेर में। रंजीत जी, आप इस चुनाव को कैसे देखते हैं शिवपुरी ज़िले के संदर्भ में? क्या जैसे राम मंदिर एक बड़ा मुद्दा रहा है, 370 रहा है, लेकिन इसके विरुद्ध जो भ्रष्टाचार है, बेरोजगारी है, वो भी मुद्दे के रूप में देखे गए हैं। युवा बताए जाते हैं कि नाराज़ हैं। आप क्या देखते हैं इस संदर्भ में? इस चुनाव में देखा जाए तो ज़्यादातर स्थानीय मुद्दे जैसे भ्रष्टाचार है, काम नहीं हो रहे हैं लोगों के, स्थानीय समस्या, विकास नहीं, सड़कें नहीं, ये मुद्दे छाए रहे। लेकिन ये राम मंदिर मुद्दा ये पीछे ही रहा, जहाँ तक गौण रहे, मतलब ज़्यादा। और दूसरी बात अपन देखें 5 सीटों पर तो जातिगत मुद्दों पर ही चुनाव लड़ा गया है। हर जगह पे किसी न किसी विधानसभा पर जाति का ही चुनाव में हावी रहा। जैसे अपन पौरी का चुनाव देखें तो वहाँ भी जातिगत फैक्टर रहा, कोलारस में भी जातिगत फैक्टर रहा, पिछोर में भी लोधी वोटों का फैक्टर रहा। तो मेरा यहाँ तक मानना है 5 सीटों में से 3 पर कांग्रेस जीत सकती है, 2 पर भाजपा। खासकर कोलारस की सीट है, वहाँ पेच फंसा हुआ है, कुछ भी स्थिति निकल करके सामने आ सकती है, क्योंकि सबसे ज़्यादा पहले कोलारस में मात्र 700 वोटों से बीजेपी जीती थी, और पिछोर में भी देखा जाए तो वहाँ भी 2600-2700 का आंकड़ा था, यानी कि वोटों का जीत का अंतर ज़्यादा नहीं था। इसलिए हाँ, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी परिणाम रहे। शिवपुरी की बात तो शिवपुरी में 30,000 के अंदर से पहले बीजेपी जीती थी, और पौरी में भी पहले 25,000 के आसपास से अंदर उसमें था, कैंडिडेट जीते थे। लेकिन अब 2018 के मुकाबले 2023 में मुझे लगता है कि कांग्रेस को 3 सीटें मिल सकती हैं, बीजेपी को 2 सीटें मिल सकती हैं। शर्मा जी, आपका बड़ा लंबा अनुभव है राजनीति में भी और इसमें पत्रकारिता में भी। आप क्या देखते हैं? कम से कम आप पत्रकारिता को दूर से अनुभव तो करते ही हैं कि क्या है। भार्गव साहब, मैं कोचेटा जी सीनियर पत्रकार साहब के मत से सहमत हूँ। जाति का जहाँ तक रंजीत जी ने कहा सवाल है, तो अब यादव दोनों लड़ रहे हैं, कहाँ जाति हो गई? पिछोर में लोधी दोनों लड़ रहे हैं, तो जाति से क्या है? वो तो मतलब बल्कि जातियों की टकराव अग्नि परीक्षा हो रही है कि अब हम किसको वोट दें। तो जातिगत चुनाव तो नहीं है। हाँ, इस मुद्दे पे जैसे बदलाव चाहता है, ये आम आदमी मुद्दा हो सकता है। लेकिन कोचेटा जी ने जो कहा कि 3 सीट बीजेपी को और 2 सीट कांग्रेस को, मैं इससे सहमत हूँ। दूसरा मेरा ये भी आपसे विनती है कि ये बागेश्वर धाम और पंडोखर सरकार ये गरीब जनता को भावनाओं से खिलवाड़ करके लाखों रुपए इकट्ठे कर लिए हैं। ये क्यों घोषणा नहीं कर रहे कि फला सीट से फला जीतेगा और फला सीट से फला जीतेगा? शर्मा जी ने बहुत अच्छा कहा कि जो दूसरे की भावना को समझ लेते हैं, जो भक्त की जब उनके सामने पहुंचता है, तो अब वो एक क्यों नहीं समझ पा रहा है कि कौन प्रत्याशी किस सीट से जीत रहा है। बहुत अच्छी बात कही शर्मा जी आपने। अशोक जी, मैं फिर आपसे बात करूँगा कि आप जातिगत मुद्दे को हावी देख रहे हैं या जो वास्तव में मुद्दे हैं जिनसे जनहित होना है, बेरोजगारी है, भ्रष्टाचार है, इससे जनता मुक्त होना चाहती है? क्योंकि बड़ी मात्रा में जो है सरकार ने लोगों को व्यक्तिगत लाभ पहुंचाने की कोशिश की है। हालांकि कांग्रेस ने भी घोषणा की है कि नारी सम्मान निधि दी जाएगी, 450 रुपये प्रति सिलेंडर पहुंचाया जाएगा, जो पुरानी पेंशन योजना है उसकी भी पुनर्बहाली की जाएगी। तो दोनों ही जो प्रमुख दल हैं शिवपुरी के, मध्य प्रदेश के, तो उन्होंने दोनों ने ही घोषणा की है। तो इस संदर्भ में आप किस तरह से देखते हैं चीज़ों को? मुझे लगता है कि शिवपुरी ज़िले में मुद्दे अधिक प्रभावी नहीं रहे हैं। मुद्दे अधिक प्रभावी इसलिए भी नहीं रहे क्योंकि चुनाव के पूर्व सभी लोग दावा करते हैं और वायदे करते हैं कि हम जीत जाएंगे तो ये करेंगे, वो करेंगे, वो करेंगे,
और जनता हर 5 साल में वोट देती है और 5 साल के बाद उसे निराशा का सामना करना पड़ता है। इसलिए जनता पर भी अब वायदों का कोई असर नहीं है। जनता चाहती है कि भले ही ये वायदा कुछ भी कर दें, लेकिन जीतने के बाद फिर वही अपनी डपली और अपना राग। इसलिए मुद्दे ज़्यादा प्रभावी रहे नहीं, मुद्दों में जनता की भी रुचि नहीं रही। जनता ने तो सिर्फ ये मान करके वोट दिया है कि जो भी जनप्रतिनिधि हमारा जीतेगा उससे हमें निकट भविष्य में किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं आनी चाहिए, ये मान करके उन्होंने वोट दिया है। और जातिगत मुद्दे भी मुझे नहीं लगता कि कोई ज़्यादा प्रभावी हुए। जैसा कि अभी शर्मा जी ने बताया कि बिछोर में 2 लोधी उम्मीदवार खड़े हुए, कोलारस में 2 यादव उम्मीदवार खड़े हुए, पौरी में शिवपुरी विधानसभा क्षेत्र में भी वैश्य मतदाता उनका बाहुल्य है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वैश्य मतदाताओं का प्रतिशत भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के पक्ष में अधिकतर गया हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जातिगत मतदाता नहीं है। यहाँ का चुनाव बिल्कुल ही अलग रहा है। यहाँ बिल्कुल चुनाव असल में शुरू में कांग्रेस यहाँ पर लीड पर थी, ऐसा लग रहा था कि कांग्रेस मतलब बीजेपी का सुपड़ा साफ कर देगी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने शिवपुरी जिले में कम से कम बड़े सोच समझ करके चालें चली हैं। अगर वो इस तरह की चालें अगर पूरे प्रदेश में चल देती तो बीजेपी की सरकार में मुझे कोई शंका नहीं थी कि बीजेपी की सरकार पुनः आती। उनकी लाडली बहन योजना ने 50% असर किया है, लेकिन इसके साथ साथ ही वो अधिकांश मंत्रियों के और अधिकांश विधायकों के यदि टिकट काट देते तो बीजेपी की सरकार आने में कोई शंका नहीं थी। जैसे शिवपुरी जिले में बीजेपी के 3 विधायक थे, 3 विधायकों में से बीजेपी ने सिर्फ एक पौरी के विधायक को रिपीट किया, और जिस विधायक को रिपीट किया उसके खिलाफ ही एंटी इनकम्बेंसी है, सबसे ज़्यादा खिलाफ मतलब जो भी लाडली बहना योजना है का जो प्रभाव था वो प्रभाव ख़त्म हो गया और उनके खिलाफ जो माहौल था वो माहौल हावी हो गया। इसलिए पौरी में बीजेपी अधिक कमज़ोर स्थिति में नज़र आ रही है और जहाँ जहाँ उन्होंने प्रत्याशी बदल दिए हैं वहाँ पूरी मजबूती से खड़ी हुई है। जैसे मार्च 2020 में जसवंत जाटा वहाँ 30-32 हज़ार वोटों से हारी थी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी, लेकिन इस बार उन्होंने जसवंत जाटा को हटा करके रमेश खट्टी को टिकट दे दिया, तो रमेश खट्टी पूरी टक्कर में आ गए हैं। तो मेरा ये मानना है कि बीजेपी ने बड़ा अच्छा किया है। यहाँ पे लाडली बहना योजना चली है, एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर है, लेकिन एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर उन्हीं क्षेत्रों में है जहाँ बीजेपी के ने अपने विधायकों को रिपीट किया है, जहाँ बीजेपी ने अपने विधायकों को रिपीट किया है। सौरभ जी, जो बहुजन समाज पार्टी है जिसके कि 2 प्रत्याशी एक पौरी में और एक कोलारस में ज़्यादा असर दिखाते हुए लग रहे हैं, आपको क्या लगता है कि उनका असर जीतने में कुछ करेगा? जी हाँ मैं आपको बताऊं, बहुजन समाज पार्टी की ओर से शिवपुरी में एक आयोजन भी किया गया और उस आयोजन में सपना चौधरी को भी बुलाया गया। सपना चौधरी के डांस में बहुत सारे लोगों की भीड़ नज़र आई। ऐसा लगा कि मानो बहुजन समाज पार्टी को बहुत वोट मिलने वाले हैं, लेकिन मैं इन बातों से सहमत नहीं, क्योंकि वहाँ पर जो भीड़ दिखाई दी जरूरी नहीं कि वो वोट में कन्वर्ट हो। दूसरी एक अहम बात, हम जब देखते हैं तो वैश्य वर्ग, क्षत्रिय वर्ग और ब्राह्मण वर्ग, जिसे हम सवर्ण क्लास कहेंगे, सवर्ण में लाडली बहना की संख्या बेहद कम है। अगर वोट डाइवर्ट होता भी है तो ज़रूरी नहीं कि जो वोट कांग्रेस को मिलने वाला था वही वोट डाइवर्ट होकर बीएसपी को मिले। हो सकता है कि जो वोट बीजेपी को मिलने वाला था वो वोट डाइवर्ट हो जाए, क्योंकि सबसे ज़्यादा संख्या तो इसी समाज में पड़ती है जो कि एससी का तबका है या एसटी का तबका है। तो इसका असर कोई सटीक नहीं बताया जा सकता। मैं आपको कहूँ तो कोई बहुत प्रभाव इसका आप नहीं देखते। परवेज जी, दोनों दलों ने, जो प्रमुख दल हैं भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस, दोनों ही दलों ने बढ़ चढ़कर घोषणाएं की हैं मुफ्त रेवड़ियाँ बांटने की। तो आपके जनता क्या कभी ये सोचती है कि ये रेवड़ियाँ बांटने के लिए सरकार पैसा कहाँ से लाएगी? नहीं, मेरा ये मानना है कि मतदाता जो ग्रामीण परिवेश में जो रहता है वो मतदाता इतना इस पर फोकस नहीं करता है कि वो सरकार कहाँ से लाएगी, सरकार हमको क्या देगी, इस पर फोकस ज़्यादा रहता है। अगर बात करें कर्मचारियों की, शासकीय लोगों की, संविदा कर्मियों की, तो इनका फोकस रहता है कि इनको क्या मिलने वाला है। जो वादे किए जाते हैं उन वादों में उनको कितना प्रतिशत लाभ होने वाला है दोनों पार्टी की ओर से, और कौन सी पार्टी होगी जो उनको लाभ दे सकती है। मौजूदा पार्टी जो सरकार में है, सत्ता में, 5 साल में उन्होंने कोई लाभ नहीं दिया, और चुनाव के आते ही अगर उन्होंने कोई लाभ देने के लिए कोई वादा कर दिया है तो ज़रूरी नहीं है कि उस पर विश्वास किया जाए। एक और दूसरी बात मेरा ये कहना है कि आपने देखा हो कर्नाटक में जो चुनाव हुआ, एक करप्शन के मुद्दे पर चुनाव हुआ, 40% कमीशन वाली जो नारा चला, तो मध्य प्रदेश में भी 50% कमीशन का एक नारा चल रहा है। वो
अंदर ही अंदर अपनी जगह पर काम कर रहा है, क्योंकि करप्शन एक बड़ा मुद्दा है मध्य प्रदेश के अंदर। 100 रुपये का लीगल काम कराने के लिए भी 1000 रुपये की रिश्वत यहाँ पर देना पड़ती है। चलिए, आपने बताया करप्शन, भ्रष्टाचार एक बड़ा मुद्दा है और हर चीज़ में जनता को पैसा देना पड़ता है। आप क्या मानते हैं इस सिलसिले में? ये बात सही है। जब से भाजपा की सरकार बनी है और 18 साल इनको सत्ता में रहते हुए आसीन हो गए, तब से यहाँ भ्रष्टाचार बहुत बढ़ गया है और आम जनता को अपने काम करवाने के लिए पैसे देना पड़ते हैं। चाहे वो तहसील में नकल निकलवाने की बात हो या रजिस्ट्रार कार्यालय में रजिस्ट्री करवाने की बात हो या कलेक्ट्रेट में ही अगर कोई नकल निकलवाने जाता तो उसे भी बाबुओं को भ्रष्टाचार एक बड़ा मुद्दा बनता हुआ दिख रहा है। रंजीत जी, आप मानते हैं कि भ्रष्टाचार कोई मुद्दा है? भ्रष्टाचार मुद्दा है बहना और इनके तुलना में अपन देखें, लगातार जन सुनवाई की कार्य का भी बात कही। जन सुनवाई में 200 आवेदन आते हैं, उनकी सुनवाई नहीं हो रही। स्थानीय तहसील मुख्यालय पर लोगों की सुनवाई नहीं हो रही, तभी तो जिला मुख्यालय आता है। जिला मुख्यालय पर ही वही हालत रहती है। शर्मा जी, आप मानते हैं कि भ्रष्टाचार कोई मुद्दा है? देखिए, अधिकारी कर्मचारियों को इतना वेतन मिलता है भार्गव साहब कि उनको भ्रष्टाचार नहीं करना चाहिए, लेकिन जाने दुर्भाग्य है कि आप खुद सहमत हैं कि कर्मचारी भ्रष्टाचार करते हैं। अनुकंपा नियुक्तियों में 1-1 लाख रुपए लेके अनुकंपा नियुक्ति दी जाती है। ये कितना बड़ा दुर्भाग्य है। अनुकंपा नियुक्ति का तो परिवार, जो विभाग प्रमुख है उसके परिवार का कर्मचारी खत्म हो गया है, उससे भी लोग उम्मीद करते हैं कि हमें पैसा मिल जाए तब नियुक्ति दी जाए। ये बड़ा दुर्भाग्य है। तो अभी हमने जो बात की यहाँ सभी नगर के प्रमुख वरिष्ठ पत्रकारों से, सबका जो दृष्टिकोण सामने आया उसमें अभी है स्पष्ट नहीं है कि कौन सी पार्टी की कितनी सीटें निश्चित रूप से आ रही हैं। सबने अपने अनुसार, अपने आकलन के अनुसार संभावनाएं जताई, लेकिन जहां लाडली बहना और किसान सम्मान निधि का असर है, उसी अपेक्षा में, तुलना में भ्रष्टाचार और बेरोजगारी भी असर दिखाती हुई दिख रही है, जो हमने पत्रकारों से बातचीत की उसके अनुसार। तो ऐसे में वास्तव में क्या परिणाम निकलते हैं, है तो 3 तारीख को चुनाव परिणाम घोषित होने के बाद ही पता चलेगा। मैं MP तक के लिए प्रमोद भार्गव, शिवपुरी।